बम्बई में ज़मीनों की डिमांड इतनी कि किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि बम्बई में एक ज़मीन का टुकड़ा हमें मिल जाए। और हर कोई जानता है कि आज जो झोपड़ी की कीमत है उससे कम से कम फ्लैट बनने के बाद 10 गुना कीमत हो जाएगी। उस झोपड़े वाले को एक गरीब के नज़रिए से देखेंगे और वो झोपड़े वाला आपको एक बिल्डर के नज़रिए से देगा, तब तक स्लम में कोई काम नहीं हो सकता। डेवलपर्स, कॉरपोरेट्स बहुत अच्छी जमा पूंजी लेके ये बिजनेस में उतरे हैं, लेकिन उनके अंदर भी सिमिलरली डर है कि मैंने इस पर्टिकुलरली प्लॉट में, जहाँ समझो 500 झोपड़े, 1000 है, 2000 है, 5000 हैं, कॉरपोरेट्स रेडी हैं वहाँ पैसा लगाने के लिए, लेकिन वही ट्रस्ट डेफिसिट, इसको मैं कहूँगा ट्रस्ट डेफिसिट। और दोनों तरफ से ये गैप ब्रिज करने के लिए सारथी का जन्म। नमस्कार एंड आपका स्वागत है स्क्वायर फीट इंडिया पर। मैं हूं वरुण सिंह और आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो जो चीज है, मुंबई जैसे शहर में कई बार जिक्र होता है, खास करके जब आप इमारत देखते हैं हवाई जहाज से नीचे तो आपको नजर आता है एक नीले रंग का पूरा मुंबई। वो नीले रंग का जो मुंबई होता है उसे हम स्लम्स कहते हैं और मुंबई के अधिकांश जगह पर ये स्लम्स हैं। आज मैं हूं राजीव अग्रवाल जी के साथ। राजीव जी नमस्कार। राजीव जी हैं को फाउंडर सारथी रियल्टर्स के। अब सारथी रियल्टर्स क्या है ये मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं उससे बेहतर हम जब बात करेंगे राजीव जी से तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से रियल एस्टेट का एक ऐसा भाग या एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते, यानी स्लम्स, और उन स्लम्स को किस तरीके से इमारत के रूप में बदलने तक का जो एक प्रक्रिया होता है उसमें से एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान सारथी और राजीव जी के टीम का होता है। तो राजीव जी से बात करेंगे कि राजीव जी, मैं कुछ भी पूछूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हाल ही में आपका नाम और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम अखबारों में सुर्खियों में था। उसके पीछे का रीजन ये है कि भारत नगर स्लम जो है उसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। आप बिल्डर नहीं हैं, हाँ या ना? नहीं जी, मैं बिल्कुल बिल्डर नहीं हूँ। आप बिल्डर नहीं हो, आप घर नहीं बनाते, तो फिर आप लोगों के कंपनी का नाम और आपका नाम क्यों आया और आपका क्या रोल है इसमें? वरुण जी, सारथी ये एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत बड़े मायने हैं। जैसे सारथी ने महाभारत के रण में अर्जुन को क्लीन चिट दिलवाते हुए पूरे 18 दिन के महाभारत में से सकुशल बाहर निकाला था। इनफैक्ट अर्जुन के साथ उसके सारे भाइयों को भी जी, पूरे। तो जब मैं ये कंपनी बना रहा था तो मुझे उससे बेटर नाम कोई लगा नहीं। बम्बई में मेरी पैदाइश बम्बई की है और बचपन से लेके आज तक मैंने यही देखा कि यहाँ झोपड़े हैं, वहाँ झोपड़े हैं, कहीं कोई रुकावट कर रहा है। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कपड़े का बिजनेस करते करते 2000 में मैं रियल एस्टेट में आ गया। अच्छा, नहीं आप लोग पहले गारमेंट में थे? हाँ, पहले कपड़ा, 3 ही चीजें होती हैं वरुण जी, रोटी कपड़ा मकान। तो कपड़ा कर चुके थे तो अब सोचा मकान वाली लाइन में है, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा वैक्यूम मुझे नजर आया। बम्बई झोपड़पट्टी से भरी पड़ी है जी। अब बम्बई में ज़मीनों की डिमांड इतनी कि किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि बम्बई में एक ज़मीन का टुकड़ा हमें मिल जाए। तो ज़मीन आए कहाँ से भाई? जो मेजर ज़मीनें हैं वो एकदम टॉप ए लिस्टेड कंपनियां जो जिन्होंने मिले वगैरह जहाँ जहाँ खाली ज़मीनें थी ये सारी उठा ली। और भी लोगों को तो काम करने की इच्छा रहती ही है कि हमें कोई ज़मीन मिल जाए। अभी तो इनफैक्ट लास्ट 3 साल से जो मुंबई की
इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बूम चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड की द बेस्ट रियल एस्टेट कंपनियां मुंबई में ज़मीन चाहती हैं। तो ज़मीन और तो पैदा की जा नहीं सकती, लेकिन उसको एक तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है कि ऑलरेडी ज़मीन है, उसको अगर हम क्लियर करते हैं, लोगों को वर्टिकल लिविंग अभी की आदत डालते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन पैदा हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा सहारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। इन्होंने सन 1992 के आसपास, 1992 के आसपास इन्होंने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लाया था। बाला साहब ठाकरे जी की एक परिकल्पना थी कि गरीब लोगों को मुफ्त में घर दिया जाए। तो उसके चलते चलते फिर चेंजेस होते गए, जैसे गवर्नमेंट चेंजेस बदलती गई, वैसे इस योजना में चेंजेस होते गए। और मैं करीब पर्टिकुलरली स्लम लाइन में 2005 से। अच्छा। तो स्लम में मैंने ये चीज़ देखी कि जितना सहयोग गवर्नमेंट ने किया, उतनी थोड़ी सी फास्ट ये स्कीम चलने लगी। हालांकि अभी भी जो गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है वो पेस नहीं है। वो पेस क्यों नहीं है? जब इसके रीजंस मुझे समझ में आया, तब सारथी का जन्म हुआ। सबसे बड़ा रीजन ये है अविश्वास। गरीब आदमी अपनी थोड़ी बहुत मेहनत करके एक घर बनाता है, भले झोपड़ा ही नहीं, कहने वाले उसको झोपड़ा कहते हैं, लेकिन हम, मेरी नजर में वो उसकी जमा पूंजी, बिल्कुल, जो उसका घर है, उसका आशियाना है। बिल्कुल। और बिल्डर्स की नजर में वो एफएसआई है। बहुत सही। बिल्डर्स की नजर में वो एफएसआई है। तो किसी भी रीजन से, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बिल्डर्स पे उतना गरीब आदमी कभी भरोसा नहीं कर पाता। हमेशा उसे एक डर सताता है कि मैंने चाबी दे दी घर की, तो फिर मुझे घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वापस घर, अपने घर में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ये जो उसका माइंडसेट है, ये मुंबई की झोपड़पट्टी का विकास करने के लिए गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी अड़चन है। ये जो अविश्वास जो है, डेवलपर्स, कॉरपोरेट्स बहुत अच्छी जमा पूंजी लेके ये बिजनेस में उतरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी सिमिलरली डर है कि मैंने इस पर्टिकुलरली प्लॉट में, जहाँ समझो 500 झोपड़े, 1000 है, 2000 है, 5000 हैं, गोवंडी जाके आप देखेंगे तो लाखों की संख्या है। कुरार मैंने काम किया, वहाँ अभी भी 70-80 हजार झोपड़े हैं एक ही जगह पे। कॉरपोरेट्स रेडी हैं वहाँ पैसा लगाने के लिए, लेकिन वही ट्रस्ट डेफिसिट, इसको मैं कहूँगा ट्रस्ट डेफिसिट। और दोनों तरफ से ये गैप ब्रिज करने के लिए सारथी का जन्म हुआ। तो वक्त के साथ ये हुआ वरुण जी के 2005 से मुझे एक मेंटोर मिले, मिस्टर बाबूलाल वर्मा, जो कि ओमकार रियल्टर्स के संस्थापक। उन्होंने काफी बड़ी समझ दी मुझे कि लोगों की जरूरतों को समझो, डेवलपर्स की जरूरत को समझो, हमें क्या चाहिए, और वहीं कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन आप निकालो तो काम होता है। उसका नतीजा ये हुआ, इस सोच के साथ जब मैं काम करने लगा, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि 12 सालों में 40-50 हजार लोगों को नए घर मिल गए अक्रॉस मुंबई, वो भी प्योरली स्लम में। स्लम फिर रीडेवलपमेंट का दौर शुरू हो गया। तो किसी कारणवश यानी मन में ऐसा आया कि मैंने एक जर्नी ओमकार के साथ बहुत कर ली, अब अपना कुछ करना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए और इस चीज़ को और फैलाना चाहिए। तो सारथी की स्थापना मैंने की, और सारथी आज धीरे धीरे ऐसा नाम हो गया कि
लोग भरोसा करने लगे कि भाई अगर सारथी हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो हमें घर मिलेगा। डेवलपर्स भरोसा करने लग गए, कॉर्पोरेट्स भरोसा करने लग गए कि सारथी के हाथ में काम दिया है तो यहाँ की झोपड़पट्टी जरूर खाली होगी विद इन टाइमलाइंस। ये सब करते करते भारत नगर का प्रोजेक्ट, कलकत्ता के एक डेवलपर है फोरम होम्स, विद्युत सराफ करके, उनका प्रोजेक्ट काफी टाइम से इसी अविश्वास के चक्कर में घिरा हुआ था। तो उन्होंने, मैं भारत नगर में पहले ओमकार के लिए एक स्लम खाली कर चुका था और मुझे वहाँ की जनता का मानसिक स्तर क्या है मुझे अच्छे से पता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे काम कर चुका था और जो प्लॉट मैंने खाली किया उस पर बिल्डिंग भी बन चुकी थी, रिहैब भी बन चुका, लोगों को घर भी मिला था और सेल को भी के लिए जो बिल्डिंग बनी वहाँ भी लोग आए थे रहने के लिए। पर्टिकुलरली भारत नगर एक ऐसा स्लम है मुंबई का जो हम कह सकते हैं कि सबसे महंगा है। महंगा इन द सेंस के बीकेसी एक एमएमआरडीए द्वारा नोटिफाइड एरिया है। वर्ल्ड के हैवी जायंट्स, सारी बड़ी कंपनियां वहां पे पैर जमा के बैठी हुई हैं और उसमें एक पर्टिकुलर टुकड़े में एशियन हाट के पीछे ये 5-7 हजार झोपड़ों का स्लम है। मैं एक बेसिक समस्या जानता था कि लोगों को बहुत पहले से गुमराह किया गया यानी कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि कैसे भी झोपड़पट्टी यहाँ से ना हिले तो धीरे धीरे हिले और हमारी दुकान चलती रहे। तो जब ये चैलेंज आया मेरे सामने, लोगों को एक गलत फहमी थी कि यहाँ पे ये माड़ा की जमीन है या हमें बड़े घर मिल सकते हैं, ये है। ये प्रॉपर स्टडी मेरी और मेरी टीम के पास थी। मेरी भी एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें सारथी के कम से कम 300 एसोसिएट्स हैं ऑल ओवर मुंबई में। वो कोई भी स्लम हो तो हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्यों हम इतना काम ऑलरेडी कर चुके हैं अक्रॉस मुंबई। तो इस पर्टिकुलरली जोन की भी बेसिक समस्या मुझे पता थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि लोगों को, पर्टिकुलरली कुछ वकीलों के झुंड ने गुमराह किया हुआ था कि हम कोर्ट जाएंगे। तो ये इस पर्टिकुलर प्लॉट में भी जहां ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कुछ मुश्किल से यानी 350 झोपड़ वालों में से मैं समझता हूँ मुश्किल से 10-15 बहुत बुरी तरीके से कुछ वकीलों के चुंगल में। मेरी उनसे पहले मीटिंगें भी हुई थी। मैं बोला भाई आपको पता नहीं है, आपको ये लग रहा है कि ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, लेकिन 27 साल से, आप यकीन मानना मेरे पास 27 साल का रिकॉर्ड है कि भारत नगर वाले विभिन्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में जाके कोई भी उनकी जो मांग थी कि ये डेवलपमेंट 33-5 के अंतर्गत होना चाहिए। 33-5 यानी महाड़ा, 33-5 यानी महाड़ा और 33-10 यानी एसआर स्लम। तो वो कुछ बेसिस पे जो कि जिसका कोई सरपैर नहीं था, लेकिन उनकी नजर में वो बहुत बड़ी बात थी। वो जो कागज जो भी उनके पास थे कि ये माड़ा है, लेकिन मैं ये चीज इतनी रिसर्च कर चुका था कि इन लोगों को 1976 में बैंड्रा से रास्ते जब वाइडनिंग करने थे उसकी जगह यहाँ पे बसाया गया। ये माड़ा का ओरिजिनल लेआउट नहीं है। 33-5 के लिए हमें माड़ा का ओरिजिनल लेआउट होना जरूरी है, तो वहां पे 33-5 एप्लीकेबल होता है। तो ये मेरी टीम ने पूरे कागज यानी 1976 से लेके आज तक की सारे कागज खंगाल डाले, उसको सिस्टमैटिक वे में। देखिए वकील सारे ही काबिल होते हैं, हमने पूरे वकीलों का पैनल बनाया। हर जो काउंसिल थे हमारे उनको पर्सनल, मैंने मेरी टीम में मिस्टर अजीत पवार हैं और फोरम की टीम से मिस्टर जुबेर हैं
इन लोगों ने बैठ के पहले खुद स्टडी किया, फिर उनको फीडबैक दिया कि सर ये लोग जो पॉइंट बता रहे हैं उसको इस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं विथ एविडेंस, विथ प्रूफ कि ये चीज इसलिए नहीं हो सकती, ये चीज इसलिए नहीं हो सकती। तो जब ईश्वर की मर्जी होती है तो काफी कुछ चीजें सही हो जाती हैं। उसी तरीके से ये पूरे हमारे जो काउंसिल्स थे, जैसे श्याम दीवान जी, अहमदी साहब और मिस्टर सुधांशु चौधरी, ये सब जब वहाँ पे इनको प्रॉपर ब्रीफिंग मिली, प्रॉपर एविडेंसेस मिले, पेपर वर्क मिला, तो पहले तो इन्होंने खुद स्टडी किया। और लकीली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने भी पूरा वक्त देके, ठीक है, कई बार तो कोर्टों में आपको पता है कि क्या हालात हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस चीज में ये समझिए कि जब जजेस का भी ध्यान इस तरफ गया कि ये बहुत गहरी समस्या है और कई सालों से लटकी हुई चीज है, तो उन्होंने विशेष रूप से कुछ ज्यादा वक्त देके पूरा मैटर बड़े ध्यान से सुना। और जब उन्हें पूरे तथ्य समझ में आए तो उन्होंने उस तरीके से ऑर्डर दिया। ऑर्डर भी ऐसा दिया उन्होंने कि जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर ऐसा आया है कि हर झोपड़पट्टी पे लागू हो गया। और मैं समझता हूँ सिर्फ इससे भारत नगर के लोगों का ही नहीं, देखिए भारत नगर में भी अगर आज 4000 झोपड़े हैं तो मुश्किल से 100-200 लोग ऐसे होंगे जिनका एक एजेंडा अलग है, लेकिन बाकी जो जनता है ना, 90% जनता, उनको भी अच्छा वातावरण, अच्छे घर चाहिए। और हर कोई जानता है कि आज जो झोपड़ी की कीमत है उससे कम से कम फ्लैट बनने के बाद 10 गुना कीमत हो जाएगी, क्योंकि वो बीकेसी है। तो ये ऑर्डर ने उन लोगों को, कई लोगों ने तो वहां पे फटाके फोड़े कि ऐसे ऑर्डर आ गए जिन लोगों को एक्चुअल में डेवलपमेंट चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम भारत नगर की बात कर रहे हैं। मुझे याद है मैं 2007 या 8 में जब एक अखबार में काम किया करता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, हमें, और आपने भी एक वर्ड कहा कि बहुत महंगे झोपड़पट्टी वहां होते हैं। तो उस वक्त भी मुझे याद है कि एक एग्जैक्ट कीमत मुझे नहीं पता, पर करोड़ों की या लाखों की बात हुई थी, और उतने में एक झोपड़पट्टी में से एक जो झोपड़ा था वो बिका था। तो इतना महंगा क्यों भारत नगर में बिकता है? और मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि मैं अभी जहां हूं ये बांद्रा ईस्ट है, मेरे पीछे महाड़ा है, और थोड़ा दूर यहां से आगे जाएंगे तो भारत नगर यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहां भारत नगर है। भारत नगर आपने यदि साफ सीढ़ी देखा होगा तो बिल्कुल उससे भी ज्यादा, मतलब एक बार अगर आप बिना किसी पहचान वाले के वहां अंदर घुस गए तो आपको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो गया हूं, मैं तो फंस गया हूं कि इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने नहीं, वो किसी वक्त था वरुण जी, लेकिन अभी तो गूगल मैप्स का सहारा लेके कहीं भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन बहुत थिक झोपड़पट्टी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत तंग गलियां हैं। लोग तो कई बार, माड़ा ने तो बहुत साफ सुथरी उस वक्त पिचेस बनाई थी, लेकिन विद टाइम क्या होता है कि आजू बाजू की जगह भी कैप्चर हो जाती है, एनक्रोच हो जाती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप कुछ कीजिए यहाँ पे, कि यहाँ से तो हमें जब मैयत निकालनी होती है तो भी वो सीधी तरीके से नहीं निकल पाते। तो थोड़ा सा भारत नगर ये जो स्लम है, ये इतना महंगा स्लम क्यों था? जमीन महंगी है साहब, आपने, गवर्नमेंट ने उसको एज अ कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट नोटिफाई किया हुआ है, बीकेसी के अंदर है इसलिए। और आप देखते हैं कि वहां पे जो भी ऑक्शंस एमएमआरडीए वगैरह प्लॉट्स के करते हैं तो वो काफी महंगे जाते हैं। यानी साधारण बिल्डर बॉम्बे के भी कई, जैसे हमारे एसोसिएट्स हैं, वो बहुत जल्दी हिम्मत नहीं कर पाते कीमतों की वजह से। आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियां वहाँ हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी रिलायंस का बहुत बड़ा सेटअप है, अदानी का बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स जमीन महंगी होनी ही होनी है, और जमीन महंगी है तो झोपड़ा भी महंगा है। और तो कोई लॉजिक नहीं, चाहे वो स्लम हो या चौल हो या बिल्डिंग हो, महंगा उसके नीचे उसकी नीचे की जमीन नहीं है ना। वैसे बिल्कुल। अब मुझे एक छोटा सा चीज जानना था, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं या आपकी टीम जाती है स्लम डवेलर्स को, और उनको क्या ऐसा चीज बोलती है
कि वो रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हो जाता है। मुझे आपने क्योंकि बाबूलाल वर्मा जी की बात कही, तो मुझे बाबूलाल वर्मा जी की एक बात याद है मुझे, जब वो मलाड में जो प्रोजेक्ट बना रहे थे ओमकार के नाम पे, बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10 साल तो हो गए होंगे। तो उन्होंने वो मुझसे कहा आपकी था, जानकारी के लिए, वो पूरा प्रोजेक्ट 4,500 झोपड़े मैंने ही खाली की। जी जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि, उन्होंने भी कहा था और किसी और ने भी कहा था कि स्लम ड्वेलर्स का ट्रस्ट जीतना, जिसकी हम बात करते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, ट्रस्ट जीतना जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। बिल्कुल सही बात। वो खाना खाते वक्त पहुंच जाते थे, जब उनके घरों में खाना लगता था उस वक्त पहुंचते थे, उनके साथ बैठकर खाना खाते थे, तो उससे ट्रस्ट जीत जाते थे, या क्या होता था, ये करते क्या, कैसे होता ये है? सर ने जो ये बात कही ना, इसी में स्लम का रहस्य है। देखिए, जब आप उस झोपड़े वाले को एक गरीब के नजरिए से देखेंगे और वो झोपड़े वाला आपको एक बिल्डर के नजरिए से देगा, तब तक स्लम में कोई काम नहीं हो सकता। तो क्या नजरिया होना चाहिए? भाईचारे का नजरिया होना चाहिए। और वो कैसे करते हैं? वो इसी तरीके से करते हैं। राह चलते हमने देखा है कि किसी के भी गले में हाथ डाला, साथ चल लिए। यानी बिल्डर एक स्लम डवेलर के गले में हाथ डाल के चल रहा है, उसके घर में बैठे खाना खा लिया, ये पूछ लिया चलते चलते, अगर कोई साइड पे राउंड मार रहे, भाई आज क्या पका है, चाय बना के पिलाएगा क्या। बहुत बड़ी बात है वरुण, ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। वो डिफरेंस ही नहीं रहता एक गरीब और एक अमीर आदमी का। आप समझिए कि मिस्टर वर्मा या कोई भी हो कि एक करोड़ों की कार से उतरे और इमीडिएट गले में हाथ डाल के बात करना चालू, तो क्या जबरदस्त कनेक्शन होगा। ये कोई गैप ही नहीं बचा, कम्युनिकेशन का कोई गैप ही नहीं बचा। उसकी समस्या सुनने के लिए बैठे रहते हैं, आइयो क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम सॉल्व करके देते हैं। सिर्फ एक ही तरीका, टेबल पे बैठ के बातचीत करना, तुम्हारी समस्या है, हम बैठे हैं। ये ट्रस्ट जब डेवलप हो जाता है ना कि मैं सेफ हूं, जब वो स्लम ड्वेलर को ये लगता है कि मैं सेफ हूं, मेरा परिवार सेफ है, मेरी जमा पूंजी सेफ है, इट वर्क्स। अच्छा, ये अंग्रेजी में शायद उसे एम्पैथी कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स एंड इट क्रिएट्स मैजिक। आपका सबसे मुश्किल कौन सा रहा है, कोई स्लम या वहां पे खाली कराना, और क्या सबसे बड़ी दिक्कत रही है? नहीं, देखिए मेरी नजर में है ना, हर स्लम में एक परसेंटेज इन्वॉल्व है। और जहां तक इतने झोपड़ों के अनुभव में ये रहा कि 70-75% लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। अच्छा, यानी 100 झोपड़पट्टी वाले हैं तो उसमें से 75 75% किसी भी झोपड़पट्टी को आप लीजिए, अनलेस किसी और बिल्डर ने कोई स्लम में पहले उनको सताया हो या ये किया हो, लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक है ना, मेजॉरिटी हर कोई चाहता है। देखिए हर किसी की जब नई जनरेशन आती है ना, मेरे पास उदाहरण है ऐसे, जैसे मलाड की अभी बात कर रहे थे, तो वहाँ बिल्डिंग बनने के बाद जब फर्स्ट हमने लॉटरी करी तो 2250 लोगों को सिंगल शॉट में वापस घर दी। जो किसी वक्त में वहाँ बैठता था तो लोग बोलते थे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, बहुत से क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जिस दिन उन लोगों को चाबियां बांटी जा रही थी तो एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, बोले यानी मुझे राजू भाई के नाम से जनरली स्लम की जनता पहचानती है, तो भाई वो गुजराती में मुझे बोली कि आपने बोला था। और सबसे पहले मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उतनी बुजुर्ग महिला के पैर छूने का ट्राई किया, तो मैंने रोक दिया उन्हें और मैं बोला क्या हुआ, सब ठीक है? तो बोले नहीं, आपने जब हमको समझाया था कि ऐसे ऐसे नए घर और ये, उस टाइम है ना मेरी पोती, उसकी पोती, उस महिला की पोती शादी लायक थी, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आते थे क्योंकि झोपड़पट्टी में रहते थे, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहते। बोले आपको पता है जैसे जैसे ये बिल्डिंग बनने लगी ना, अब भी हमको चाबी मिली है और 15 दिन बाद उसकी शादी है। अरे वाह।
और बहुत ही अच्छे घर में उसका रिश्ता हुआ है। तो दिस इज लाइक, यानी हमारा भी हौसला इतना बढ़ा देता है कि हम जो चीज कर रहे हैं अगर उसमें समाज का उत्थान होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन ये जो 75% पब्लिक है ना, इनके पीछे वरुण एक 25% और पब्लिक होती है। हाँ, उनके बारे में जिसमें से 10% फैन सिटर्स होते हैं कि किधर जाता है हम देखते हैं, उधर कूदी मार देंगे। और 10-15% पब्लिक को वो पैदाइशी लड़ने की आदत होती है। ये तो आपको पता ही है पूरे समाज में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा होता हुआ समझ ही नहीं आता। वो हर चीज में, वो एक परसेंटेज पूरी दुनिया में ऐसा है कि हर चीज में बुराई ढूंढता है या नेगेटिविटी ढूंढता है। तो वो अब विद टाइम ऐसा हुआ कि उन लोगों को छोड़ के हमने काम करने का तरीका इजाद कर लिया। अब उसमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, हाथ जोड़ देते हैं, भाई तुम्हारे से बाद में बात करेंगे। पहले जो लोग चाहते हैं काम हो उनको साथ लेके काम करते हैं तो काम हो जाता है। अच्छा, आसान क्या रहा है? कोई एक एग्जाम्पल की, मतलब आप लोग गए, डेवलपर ने सोचा कि हाँ यहाँ पे करना है, आपको अप्रोच किया, कहा राजीव जी हमें ये स्लम खाली करवाना है क्योंकि हम यहाँ इमारत बनाना चाहते हैं और स्लम डवेलर्स को घर देना चाहते हैं। तो कोई ऐसा एक एग्जाम्पल जहाँ पे आपको लगा कि चलो बहुत आसानी से हो गया, इतना आसानी से सोचा नहीं था, और क्या चल गया वहां पे? ये भारत नगर का ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से स्टकअप था, यानी यूं समझिए कि कोई फैक्ट्री थी उसमें लॉकडाउन था। अब वो जैसे जैसे चीजें डिसाइड हो गई, वहां के लोगों को भी जब ये डेवलपर ने डिसाइड किया कि अब काम करना चाहिए, बहुत हो गया, फाइनेंशियल बर्डन भी हो रहा था उनके ऊपर, तो लोगों ने खुद से ये कहा कि अगर आप राजीव जी को यहाँ काम करने देते हो तो हम आपका साथ देंगे, नहीं तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है डेवलपमेंट की। ये तक शब्दों का प्रयोग हुआ वहां पे। और फिर मुझे उन्होंने अप्रोच किया, बैठे, सब लोगों को लेके साथ में बैठे, और आज वरुण 4-5 महीने में ये जो कोर्ट कचहरी की कुछ अड़चने थी वो ये ऑर्डर से दूर हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऑर्डर नहीं आया था तो भी 55% प्लॉट खाली हो चुका था। तब भी लोग तैयार थे। हाँ, वो विद टाइम जो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया ना लोगों को कि सारथी बैठा है तो हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा, और डेवलपर को भी ट्रस्ट था, तो उसमें ये ऑर्डर के पहले ही ये 55% प्लॉट खाली हो चुका था। और अभी हमारी जस्ट लास्ट वीक मीटिंग हुई तो बातचीत ये है कि अगले 1-1.5 महीने में पूरा प्लॉट खाली हो जाएगा। यानी कोई चीज, आप देखिए वरुण, कोई चीज 7 साल से जहां एक ईंट नहीं हिली थी, विद इन 6 months पूरा प्लॉट विल बी रेडी फॉर डेवलपमेंट। एक सवाल मेरे मन में बहुत बार आता है, और मेरे मन में नहीं, आपने भी देखा होगा, और बहुत सारे स्लम डवेलर्स जब उनसे बात करो रीडेवलपमेंट के वक्त तो एक सवाल आता है, और कई लोगों का ऑपोजिशन पहले होता था, अब है या नहीं पता नहीं। स्लम्स में कॉमन टॉयलेट होती है 90%, और जब बिल्डिंग बनती है तो टॉयलेट अंदर आ जाता है। और फिर मुझे आज भी याद है कि किसी डेवलपर का मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने जब स्लम डवेलर्स को घर दे रहे थे तो उसके पहले टॉयलेट ट्रेनिंग तक दी थी कि फ्लश करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये हमारी ही कंपनी थी। अच्छा। जब ओमकार में हम काम करते थे तो अंडर CSR, जिसमें हमारे सुरेश भी सहभागी थे, हर लॉटरी के टाइम जैसे उनको चाबी देने का टाइम आता था, हम लोग प्रोग्राम्स अरेंज करते थे, हॉल ले लेके सब लोगों को बुलाते थे। क्यों, हमें ये चीज पहले से पता है कि लोग अब तक हॉरिजॉन्टल लिविंग के आदी थे, वर्टिकल के जरा भी नहीं। क्योंकि देखिए हर वक्त जैसे बीतता है वैसे ही सीखते हैं, उसी तरीके से हमने सीखा। कई बार मैंने ये देखा कि भाई कल चाबी दी थी, आज गैलरी में बैठ के औरतें कपड़े धोने लग गई, गैलरी में लाके ड्रम लाके रख दिया, उसमें पानी भरना चालू कर दिया। तो हमारे लोग जाते थे, उनको समझाते थे आपके यहाँ अंदर ही बाथरूम है, आप उसमें कपड़े धो सकते हैं, पानी का नल लगा हुआ है, आपको स्टोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसमें वाटर टैंक्स हैं, पानी BMC के ऊपर है, कहीं 24 घंटे आता है, कहीं ये कुछ सुबह आता है, कुछ शाम को आता है, और फ्लश का पानी तो 24 घंटे आता है।
क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एसटीपी प्लांट ये वो सब हमें देना ही होता है, तो उसके जरिए 24 घंटे आता है। तो लेकिन इंसान क्या है, एक आदत से बंधा हुआ होता है, उसकी जो आदत इतने सालों की रही है उसी तरीके से बिहेव करता है। तो बट विद ट्रेनिंग वो लोग समझ जाते हैं। तो ये चीज उनको समझाई, यानी पॉटी ट्रेनिंग तो नहीं देनी पड़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन उन चीजों को यूज करने के लिए, उसकी हैबिट डालने के लिए तरीके, लिफ्ट यूज करने के तरीके, गंदगी न करने के, या कचरे वाला आया तो टाइम से उसको कचरा देने के, ये काफी सारी चीजों में हम उनको एजुकेट करते हैं। और उनके जो कंपलसरी में बालवाड़ी वेलफेयर सेंटर बनाए जाते हैं, उनका उपयोग किस तरीके से उनको करना है, उसका रेवेन्यू सोसाइटी मेंटेनेंस में कैसे यूज करना है, या वो रेवेन्यू अगर सरप्लस है तो सोसाइटी के लिए, फ्यूचर के लिए कॉर्पस कैसे खड़ा करना है, बाकायदा सोसाइटी किस तरीके से चलानी है, ऑडिट किस तरीके से कराना है, ये सब चीज की हम ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि आप इसी प्रोफेशन से हैं, ये सवाल मुझे पूछना था आपसे कि आपको लगता है कि मुंबई स्लम फ्री हो पाएगा कभी? क्योंकि एक जगह से स्लम हटता है, इमारत बनती है, तो दूसरी जगह स्लम कहीं ना कहीं बन जाता है। ये बहुत ही जटिल प्रश्न आपने किया वरुण। ये मैं भी कई बार अकेला बैठता हूं तो अपनी लाइफ जर्नी पे, कि बम्बई में लाखों झोपड़पट्टी हैं और काफी काम करने के बाद भी आंकड़ा करीब 50-1 हजार के आसपास ही पहुंच पाया। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड गवर्नमेंट, वो कहते हैं ना, एक माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो कुछ जिद्दी किस्म के डेवलपर्स बैक्ड बाय ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो भी नहीं 50 साल तो मिनिमम लग जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा क्लियर करने के लिए आपको लगता है? 50 साल और? हाँ जी। और तब देखिए चैलेंज क्या है, आप वो बात को समझिए। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, धारावी रीडेवलपमेंट। मैं उस पर आने वाला था, अच्छा आपने लिया है। हाँ, नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण है ना, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों की बेहतरी के लिए वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नए फॉर्मुलेट किए कि भाई ये है तो भी मिल जाएगा, ये ऐसा है तो भी मिल जाएगा, खाली जमीनें दी गई, फिर भी रेजिस्टेंस है। हाँ, मैं भी, फिर भी ऑपोजिशन है लोगों का। तो अब ये क्या है, थोड़ी राजनीतिक बात है, तो हम उस पर कुछ भी बोलना ऑब्वियसली नहीं, कोई भी नहीं बोला। लेकिन जैसे मैंने बहुत शॉर्ट में कहा कि बहुत एक विल होती है ना, विल, तो वो विल अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगी, बैक्ड बाय केपेबल डेवलपर्स लाइक अदानी, जिनके पास आई थिंक पैसे की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो इट्स पॉसिबल। इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो वर्ड वैसे भी हम लोग समझते ही नहीं है, मेरे जैसा व्यक्ति तो समझता ही नहीं, लेकिन इस तरीके से, और फिर ऑलराउंड एफर्ट चाहिए। आई कैन से इट शुड बी ऑल पार्टी एफर्ट कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लोगों को ये समझाया जाए। सब लोग, एक बोलेगा अच्छा हो रहा है, एक शक पैदा करेगा तो थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, लोग रेजिस्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है पॉलिटिकल सीन पे भी कि इफ इट्स एन ऑल पार्टी कंसेंसस होता है तो कई सारे मुश्किल फैसले हो जाते हैं, फैसले भी हो जाते हैं और उनका एग्जीक्यूशन भी हो। तो इस तरीके से अगर कोई चीज होती है, जैसे धारावी में सारे मिलके लग जाएं, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, यानी मुंबई के लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। ये 650 एकड़ की झोपड़पट्टी डेवलप हो गई। सो दिस शुड बी इन द माइंडसेट ऑफ ऑल कि भाई ये ठीक है। देखिए, अब कोई मेहनत करेगा, कोई काम करेगा, कोई कंपनी काम करेगी, तो ऑफ कोर्स विदाउट प्रॉफिट तो कोई करता नहीं, और समाज सेवा के लिए अलग तरीके की संस्थाएं होती हैं। तो आप अगर काम कर रहे हो, बराबर है, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, भी
अरबों रुपए का, तो नेचुरली प्रॉफिट्स आर इन्वॉल्व। अब लोग उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ भी नाम देवें, कुछ भी गलतफहमी फैलाएं, तो वो डेवलपमेंट रुकता है मेरी। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे शुरुआत में ट्रस्ट की। आपने दोनों साइड काम किया है, डेवलपर के साइड से भी काम किया है, और अब अधिकांश ऐसा देखा जाए तो आप स्लम ड्वेलर्स के साइड से भी ज्यादा काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट या ट्रस्ट तोड़ने वाला कौन है? स्लम ड्वेलर ज्यादा बार ट्रस्ट तोड़ता है या बिल्डर? आपके पास क्या रहा, किस तरीके के एग्जांपल्स रहे कि बिल्डर्स ने बहुत बार ट्रस्ट तोड़ा? क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ स्लम ड्वेलर्स डरे होते, क्योंकि बहुत ऐसे बिल्डर्स आ गए थे एक टाइम पे जो स्लम रीडेवलपमेंट कर रहे थे पर हुआ नहीं, और उस कारण से स्लम ड्वेलर्स भी अटक गए, और हम भले कोसे उनको। तो आपका क्या उसके ऊपर? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें भी 70% दोष डेवलपर्स का है। अभी आपने बहुत राइटली कहा कि एक जो तेजी का माहौल बनता है ना, तो पहले गवर्नमेंट के पास भी मैकेनिज्म नहीं था डेवलपर्स को इवैल्यूएट करने का कि ये सही है या गलत है, तो उन्होंने छूट दी हुई थी। कई लोग हमने देखा है, एक कंपनी बनाते थे, हमने यहाँ के एग्रीमेंट कर लिए, मैं बिल्डर बन गया, लेकिन विद टाइम जैसे अथॉरिटी को, एसआरए अथॉरिटी को भी नॉलेज आई कि ये चीज़ें गलत हो रही है, उन्होंने रूल्स रेगुलेशन टाइम टाइम पे रीफॉर्मुलेट किए, नए नए जीआर निकाले, क्राइटेरिया निकाला। आज इतना आसान नहीं है किसी को भी बिल्डर बन जाना, स्लम का पर्टिकुलरली। जो एक दौर में आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले आप पीछे जाएंगे तो उस वक्त कुछ चीज़ें पॉसिबल थी, लेकिन आज की तारीख में क्वालिफाइड लोगों को ही, जैसे अभी 2-3 साल पहले करीब 550-600 प्रोजेक्ट्स जो इस तरीके के डेवलपर्स ने अटकाए हुए थे, गवर्नमेंट ने उनकी एलओआई रद्द कर दी कि इतने टाइम से तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो अब क्या कर लोगे। और अब जो चीज चल रही है, जो रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज हुई है, और इन फ्यूचर इसमें काफी तेजी है। तो जो ट्रस्ट वाली बात थी वो उस दौर की वजह से डेवलपर्स को ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ी। हमने बहुत लंबी चर्चा की, मेरे ख्याल से बहुत सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए। एक टॉपिक मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मेरे ख्याल से आप उसका आंसर इस कारण दे सकते हैं क्योंकि आप इतने सारे स्लम ड्वेलर्स को घर दिलाने के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं, कोर्ट तक गए। तो जब घर मिल जाता है तो एक आम धारणा है, जो स्लम्स में नहीं रहते हैं, जो घर खरीद के लेते हैं, उनका ये है कि भैया एक तो इनको आप फ्री में घर दे रहे हो, मतलब उनकी जो झोपड़ी थी, भले उन्होंने जो भी खरीदा होगा, आपने खुद भी कहा कि वो जब फ्लैट में जाते हैं तो उसका कीमत 10 गुना तो होता ही है। जब फ्री में घर मिला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है, तो ये वो घर बेच के निकल क्यों जाते हैं? इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको लगता है कि जिस तरीके के आंकड़े आते हैं, जैसे सीएजी की भी एक रिपोर्ट थी, अभी तो एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, पर सीएजी की रिपोर्ट थी कुछ साल पहले की, कि बहुत सारे ऐसे स्लम ड्वेलर्स हैं जिन्होंने जैसे ही फ्लैट मिला उसे बेचकर वो वहां से निकल गए, जो इलीगल था, क्योंकि उस वक्त 10 साल का पीरियड था, कैप था कि 10 साल तक आप नहीं बेच सकते। क्यों बेच देते? इसका एक बेसिक रीजन वरुण मुझे समझ में आया, वो है पॉपुलेशन। ओके, देखिए, अब उसको आप किसी भी वे में ले सकते हैं, लेकिन झोपड़पट्टी में आबादी फ्लैटों से ज्यादा होती है। अग्रीड। एक बात आप भी मेरे से सहमत हो। जिस वक्त झोपड़े में रहते हैं, अभी समझिए 2 भाइयों का परिवार है, बहन भी है या ये भी है, तो अगर वो सेल करके उसकी जो वैल्यू आती है तो सबका भला नहीं हो सकता। लेकिन ये एक कॉमन चीज है कि जब फ्लैट मिल जाता है उनको, तो उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि समझिए वो घर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि भाई एक तू यहाँ रह लेगा, एक यहाँ रह लेगा, या यहाँ से हम आगे चले जाएं, नाला सुपारा चले जाएं, नायगांव चले जाएं, बदलापुर चले जाएं, तो 2 फ्लैट आ जाएंगे। बॉम्बे में तो फ्लैट की उतनी कीमत होती ही है। तो ये एक ऐसा साइकिल है ना, कई लोग मजबूरी में, काम की वजह से, कि भाई इतना वैल्यूएशन आ रहा है, मैं बेच के अपना कोई व्यापार जमा लूंगा, छोटी दुकान कर लूंगा। ये एक कंटिन्यूस समाज का एक साइकिल है
इसमें बहुत ज्यादा भारी प्रेशर कोई नहीं होता सेल करने के लिए। ये अंदर घर वालों की खुद की जरूरतें होती हैं जो उनको फोर्स करती हैं इस तरीके से डिसीजन लेने के लिए। और गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट कर ली है अब। हाँ, क्यों पहले 10 साल का कानून था, अब वो 5 साल का कानून है। तो वो एक रियलाइजेशन है अथॉरिटी के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी कि इस चीज को हम बहुत ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। तो प्लस कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों का भी है मेरी समझ से जो उस माहौल से मानसिक स्तर से ऊपर ही नहीं आ सकते। एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग होते हैं कि भाई हमारा तो वहां हमें थोड़ी लिफ्ट के लिए खड़ा रहना पड़ता था, हमें थोड़ी ये। तो वो भी एक परसेंटेज ऐसा है। देखिए समाज है, उसमें हर तबके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग। आर्थिक परिस्थितियां भी, कुछ लोग सिर्फ आर्थिक परिस्थिति से ऊपर नहीं आ पाते लेकिन उनके ऊपर अगर कोई कर्जा वगैरह है और सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज है और मैं ये बेच के इससे मुक्त हो सकता हूं, तो वो लोग भी ये चीज करते हैं। अच्छा, क्या ये नेसेसरी है या फिर ये जो धारणा है लोगों में कि आपने एक स्लम तो खाली किया, वो वहां गए बेच के वापस से स्लम में ही आ जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, वो परसेंटेज कितना होगा जिन लोग वापस से किसी ना किसी और स्लम में? मुश्किल से 5-7% लोग आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। तो यानी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, पर है। नहीं, लेकिन है तो है। और कितना परसेंटेज होगा जो यहाँ का घर बेचकर कहीं दूर जाते हैं और मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, अपना ही एक नया 2 फ्लैट लेकर, वो कितना परसेंटेज होगा? ये सब बेचा बेची में अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 40% लोग आते हैं। अच्छा। 60% वहीं रहते हैं। अच्छा, 60% यानी आमतौर पे जो स्लम ड्वेलर्स तो उनका पास पड़ोस है, बचपन में जिनके साथ बड़े हुए वो लोग भी रहते हैं, तो उनकी एक अपनी दुनिया बन जाए। अपनी भी एक दुनिया है ना, हम जहाँ रहते हैं। अभी हम जिस घर में रहते हैं वहाँ 32 साल से, अब कहीं भी हम अच्छी जगह बहुत प्यारी बिल्डिंग बना लें, बहुत ज्यादा खूबसूरत बना लें, लेकिन वो लोग नहीं मिलेंगे ना बिल्कुल जिनके साथ सालों गुजार दिए, सुख दुख में खड़े हैं, घर की चिंता नहीं, वो कोई इमरजेंसी भी एक फोन किया तो कोई मौजूद है। हमने बहुत चर्चा की, ये लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे। एक मिडिल क्लास को हमेशा से शिकायत रहती है कि सरकार उनको फ्री में घर नहीं देती, पर स्लम ड्वेलर को फ्री में घर मिल जाता है। ये धारणा उनकी सही है? सच में स्लम ड्वेलर को फ्री में घर मिल जाता है? और आपको लगता है किसी को भी मुंबई जैसे शहर में फ्री में घर मिलना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है ना वरुण कि फ्री वाली वो कंपैरिजन एक इंसान की फितरत होती है, उसको पड़ोस की घास हमेशा हरी लगती है। तो अब गवर्नमेंट का नजरिया तो पूरे समाज को लेके होगा, पर्टिकुलर एक झोपड़पट्टी को तो लेके नहीं होगा। यानी जिस वक्त हमने एंट्री की थी उस वक्त यहाँ के सीएम साहब कहते थे कि हम मुंबई को शंघाई बनाना चाहते हैं। बराबर है, पिक्चर तक आगे पर शंघाई नहीं बने। वो उसका रीजन बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सोच होनी भी चाहिए ना। जब कुछ देश चांद पे पहुंच रहे हैं, मंगल पे बस्ती बसाने का विचार कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रहें। अगर वो सुधार करने के लिए एक ऑप्शन ये है कि झोपड़पट्टी क्लियर करके जो लोग वहां रह रहे हैं उनको किसी तरीके से फ्री घर दिया जाए और बाकी जो बिल्डिंगें बने वो अच्छी बने, यानी पूरी वर्टिकल लिविंग करने का विचार है, तो बहुत ही अच्छा विचार है। जिससे समाज का उत्थान होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, बम्बई जैसे शहर में और व्यापार आता है। और अल्टीमेटली जो लोग ये कहते हैं कि इनको फ्री का मिला हमको नहीं मिला, उनकी वैल्यूएशन भी तो बढ़ रही है ना। बिल्कुल, स्लम हट रहा है तो वहां जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता। आज आप समझिए कि एवरेज बॉम्बे में जो रेट्स आज चल रहे हैं, तो आप साउथ मुंबई पे नजर डालेंगे ना तो मेजर झोपड़पट्टियां क्लियर हो चुकी जी। और साउथ मुंबई के, जब मैं साउथ मुंबई में रहता था 90s में, 1990s, उस वक्त क्या रेट थे और आज क्या रेट है।
और साउथ मुंबई तो मतलब आप वर्ली में जो एरिया में कोई नहीं जाता था, आज वर्ली का वहाँ ₹1,00,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर है। ₹1,25,000 रोज सौदे हो रहे हैं रोज, लग्जरी में, वो भी वो अल्ट्रा भी लग्जरी। अल्ट्रा लग्जरी में। बिल्कुल होता है। तो ये कुछ लोगों को फ्री घर देने से ये चीज हासिल हुई ना। और वर्ली में आज भी कई मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, ऑटोमेटिकली उनका भी अपग्रेडेशन हो गया। तो अगर वो उस तरीके से अगर नेगेटिव सोच रखते हैं तो उन लोगों का कुछ किया नहीं जाता। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, हाँ, कुछ कि 10-15% लोग तो ऐसे होते ही हैं जो नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाते। बिल्कुल। यानी एक चीज जो मुझे समझ में आया, और शायद बहुत से लोग जिनको ये नहीं समझ में आता था कि स्लम में मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्डर आया, झोपड़पट्टी खाली हुई और निकल गए, उसके में भी एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस। और शायद कुछ साल पहले तक आप जैसे लोग या आप जैसे फर्म्स गायब थे, उनके कोई प्रेजेंस नहीं था, और शायद इस कारण बहुत ऐसे स्लम के रीडेवलपमेंट है जो सालों तक अटके रहे। आप शायद, मैं जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक शब्द में, वो है आप वो कम्युनिकेशन बन रहे हैं जो एक डेवलपर और स्लम ड्वेलर के बीच का कम्युनिकेशन, जो गैप है उसको फिल कर रहे हैं। हम वो ब्रिज बने हुए हैं जी, कि दोनों एक दूसरे से हमारे जरिए कम्युनिकेट बहुत इजीली कर लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज में आपने पूरी दुनिया में देखा है, कोई ना कोई बीच में एक लगता है। जैसे बहुत सारे मोती हैं तो उनको पिरोने के लिए भी एक धागा तो लगता है। बिल्कुल। हमारा रोल सिर्फ उतना धागे वाला है। धागा न हो तो मोती फिर बिखर जाएंगे। और स्लम हटना, जैसे हम बात करें तो 50 साल का अगर टारगेट है, जो मुझे फिर भी रियलिस्टिक नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कभी स्लम जाएगा मुंबई से, बहुत मुश्किल है। बट फिर भी उम्मीद ये है कि आज जितने स्लम है शायद उनको हटाने के लिए और 50 साल लग सकते हैं, और मुंबई शायद स्लम फ्री हो सकता है अगली बिल्कुल हो सकता है। आगे चलकर जब हम हवाई जहाज से उतरेंगे तो शायद स्लम्स न दिखे, शायद हो सके, इसके लिए टाइम लगेगा। पर जिस तरीके से एक, वैसे वरुण वो अभी भी हो जाएगा। बात जो हम न्यू मुंबई उतरेंगे तो बहुत ज्यादा स्लम्स आपको नहीं दिखने। बिल्कुल, जब हम नवी मुंबई पनवेल उतरेंगे, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो शायद वहां उतने स्लम्स नहीं दिखेंगे। पर मुंबई की बात करें, मुंबई जो शहर रहा है जहां पर लोगों के सपने पूरे होते हैं, और सपनों में हर किसी का सपना होता है कि वो मुंबई आए, मुंबई में काम करे, अच्छा घर, और घर होना किसके मन में नहीं होता, शायद घर तो हर किसी का सपना होता है। बिल्कुल। और शायद ये स्लम्स अगर हट जाए तो हम जैसे लोग जो दूर रहते हैं, मुंबई से बाहर रहते हैं, उनके लिए भी घर इस तरीके से अफोर्डेबल, अगर बहुत ज्यादा माल आया तो अफोर्डेबिलिटी भी आती है, और अफोर्डेबल हाउसिंग भी आ सकता है। तो शायद यही एक काम है जो मिसिंग था, और मैंने इसलिए सोचा कि आपसे बात किया जाए क्योंकि इस तरीके का काम कोई नहीं करता। हम रियल एस्टेट की जब बात करते हैं, मैंने इसके आपको कहा कि पहले बिल्डर हो आप, नहीं हो हम बिल्डर। नहीं, मुझे इस चीज में काम करते बहुत बड़ा वैक्यूम लगा था, कि तो दिमाग में यही था कि जब लोगों को सिर्फ समझाने की बात है ना, लोगों को समझने की बात है, डेवलपर्स को समझाने की बात है, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की बात है, और ह्यूमन मैनेजमेंट हमेशा से मेरा फोटे रहा। तो कंपनी सारथी जो है वो सिर्फ ह्यूमन मैनेजमेंट करती है, उसका रिजल्ट ये आता है कि ज़मीन खाली हो जाती है। और भी तरीके की कई चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी करती है। फिर अगली बार बैठेंगे तो वरुण बात करेंगे। पर आई होप आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि रियल एस्टेट केवल इमारत बनाना नहीं होता, और कोई भी धंधा हो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। घर बेचने से लेकर घर खरीदने तक, एक स्लम को हटाने से लेकर स्लम ड्वेलर से बात करने तक, उसके घर पर जाकर खाना खाने से लेकर उसको एक आलीशान घर देने तक, और यहाँ बताने तक कि भैया फ्लश का बटन ऐसे दबाया जाता है। शायद ये सारी चीजें कम्युनिकेशन से ही होती हैं। और राजीव जी, थैंक्स अ टन कि आपने इतने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हम आमतौर पर मिस कर जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी ये पहलू, जो समाज का पहलू है जिसे हम कई बार दरकिनार कर देते हैं, वो समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू कीप सब्सक्राइबिंग टू our channel, and for more details you can always go to squarefeetindia.com and read about real estate news. Thank you.